तो आज की इस गहन चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही जाने पहचाने मंजर से करते हैं। हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ये तो फेस किया ही है। हाँ, बिल्कुल। किसी शादी या पारिवारिक फंक्शन में है ना? एकदम सही। मान लीजिए कि घर में किसी शादी का फंक्शन चल रहा है और हाथ में खाने की प्लेट है और अचानक से कोई दूर के रिश्तेदार जिनसे सालों से कोई खास बातचीत नहीं हुई, वो पास आते हैं। और वो सीधा एक सवाल दागते हैं। हाँ, वो कहते हैं, बेटा आगे का क्या सोचा है? जो तुम कर रहे हो उसमें तो कोई स्कोप ही नहीं है। मेरी मानो तो किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर लो। ये बहुत ही टिपिकल है ना? हाँ, ये वो बिना मांगी सलाह है जो हम सबको जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर जरूर मिलती है। कभी करियर को लेकर, कभी शादी की उम्र को लेकर, या फिर इस बात पर कि पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए। हर चीज पर राय। बिल्कुल। तो आज हम जिन स्रोतों और नोट्स का विस्तृत विश्लेषण करने जा रहे हैं, वो इसी रोजमर्रा के सामाजिक व्यवहार को डिकोड करते हैं। जो कि बहुत जरूरी है समझना। हाँ, हमारा मिशन आज बस ये समझना है कि आखिर हमारे समाज में लोग दूसरों की जिंदगी के स्टीयरिंग व्हील को, मतलब उनके फैसलों को अपने हाथ में लेने की इतनी कोशिश क्यों करते हैं। क्या ये सिर्फ दूसरों की जिंदगी में बेवजह की ताक झांक है या इसके पीछे कोई बहुत गहरी कहानी चल रही है? मैं इस पर आपकी राय जानना चाहता हूँ। ये सच में एक बहुत ही शानदार सवाल है और अगर हम आज के इन स्रोतों की गहराई में उतरें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। वो क्या? वो ये कि इस व्यवहार को सिर्फ दखलंदाजी या फिर गॉसिप कहकर खारिज कर देना हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। मतलब ये सिर्फ गॉसिप नहीं है? बिल्कुल नहीं। दरअसल जब कोई हमें इस तरह की बिना मांगे सलाह देता है तो वो सिर्फ एक अकेले व्यक्ति के तौर पर बात नहीं कर रहा होता। तो वो किसकी तरफ से बोल रहा है? वो अनजाने में ही सही सदियों पुरानी एक सांस्कृतिक आदत और एक बहुत गहरे सामाजिक मनोविज्ञान का हिस्सा बनकर बोल रहा होता है। ओहो, ये तो काफी गहरा है। हाँ, हमारे समाज का पूरा ताना बाना ही कुछ इस तरह बुना गया है कि दूसरों की जिंदगी में दिलचस्पी लेना और उन्हें सही रास्ता दिखाना एक बहुत ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया मानी जाती है। यही बात इस पूरी गहन चर्चा को इतना दिलचस्प बनाती है। मतलब जो चीज हमें इरिटेट करती है वो असल में हमारी संस्कृति का ही एक बाय प्रोडक्ट है। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, बाय प्रोडक्ट। तो स्रोत में एक शब्द का बहुत जिक्र किया गया है, कलेक्टिव सोसाइटी या सामूहिक समाज। अब किताबी भाषा से हटकर अगर इसे हम आम जिंदगी के नजरिए से देखें तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारे यहाँ मैं का कॉन्सेप्ट उतना हावी नहीं है जितना हम का है। बिल्कुल, हम एक कम्युनिटी की तरह सोचते हैं। हाँ, यानी अगर घर का कोई एक सदस्य कोई फैसला ले रहा है, चाहे वो कौन सा नया मोबाइल खरीदना है से लेकर कौन से शहर में जॉब करनी है, तो वो सिर्फ उसका अकेला फैसला नहीं होता। उसमें पूरा परिवार और कई बार तो पूरा मोहल्ला भी अपना ओपिनियन देना जरूरी समझता है। वही तो। और इसके पीछे की वजह समझना बहुत जरूरी है। मैं सोच रहा था ये सब शुरू कहाँ से हुआ? अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो ये सामूहिक ढांचा हमारे सर्वाइवल का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। सर्वाइवल का? हाँ, एक दूसरे पर निर्भर रहना, एक दूसरे के काम आना, यही तो एक कम्युनिटी की सबसे बड़ी ताकत होती है ना। हाँ, ये बात तो है। पुराने समय में इसके बिना काम नहीं चलता था। और जब लोग सलाह देते हैं तो ज्यादातर मामलों में उनका इरादा सचमुच बहुत अच्छा होता है। उनके मन में कोई बुरी भावना नहीं होती है। मतलब वो जानबूझकर परेशान नहीं करना चाहते? बिल्कुल नहीं, वो वाकई मदद करना चाहते हैं। जब घर के बड़े या कोई शुभचिंतक देखते हैं कि कोई नया कदम उठा रहा है तो उन्हें लगता है कि उनके अनुभव से सामने वाले का कुछ भला हो जाएगा। वो उसे अपना फर्ज मानते हैं। हाँ, वो इस मार्गदर्शन को महज एक बातचीत नहीं मानते बल्कि अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। ये उनका तरीका है ये जताने का कि हम तुम्हारी परवाह करते हैं और हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। क्योंकि इरादे तो अच्छे हैं, लेकिन फिर भी सामने वाले को ये चीज चुभने क्यों लगती है? ये बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। क्योंकि स्रोत भी इस बात की ओर इशारा करता है कि अच्छे इरादे कई बार भारी पड़ जाते हैं। तो ये टकराव आखिर पैदा क्यों होता है? टकराव इसलिए पैदा होता है क्योंकि एक सामूहिक समाज में ना पर्सनल स्पेस या व्यक्तिगत सीमाओं की जो अवधारणा है वो बहुत धुंधली होती है। मतलब बाउंड्रीज क्लियर नहीं होती। बिल्कुल। पश्चिमी देशों में मेरी जिंदगी मेरे नियम वाला विचार बहुत आम है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हाँ, वहाँ इंडिविजुअलिज्म ज्यादा है। सही कहा। इसलिए जब कोई चाचा, ताऊ या पड़ोसी सलाह देने आते हैं तो उनके दिमाग में ये बिल्कुल नहीं होता कि वो किसी की प्राइवेसी में दखल दे रहे हैं या कोई सीमा लांघ रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये तो उनका हक है, वो तो अपने बच्चे को समझा रहे हैं। एग्जैक्टली। लेकिन दूसरी तरफ जिसे वो सलाह मिल रही है, खासकर आज की पीढ़ी, उसके लिए ये चीज एक भारी दबाव बन जाती है। क्योंकि वो अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। हाँ, वो इंसान खुद को साबित करना चाहता है, अपने फैसले खुद लेना चाहता है
और ऐसे में वो अच्छी नियत से दी गई सलाह भी एक तरह का कंट्रोल या बंदिश लगने लगती है। मतलब नीयत में खोट नहीं है, बस अप्रोच आउटडेटेड हो गई है। आप ऐसा कह सकते हैं। तो ये तो बात हुई परिवार और समाज के सामूहिक ढांचे की। जी लेकिन स्रोतों का विस्तृत विश्लेषण करते हुए एक और बहुत ही मजबूत फैक्टर सामने आता है, हाँ, वो अनुभव वाला फैक्टर। उम्र और अनुभव का कॉम्बिनेशन। हाँ। हमारे समाज में एक अघोषित नियम है कि अगर बाल सफेद हैं तो बात सही ही होगी। हाँ, उम्र को सीधे तौर पर ज्ञान की गारंटी मान लिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? मनोवैज्ञानिक स्तर पर देखें तो ये बड़े बुजुर्गों के लिए अपनी प्रासंगिकता यानी अपनी रेलेवेंस बनाए रखने का भी एक तरीका है। अपनी अहमियत बनाए रखने का। हाँ, उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं, संघर्ष किए हैं, तो उन्हें स्वाभाविक रूप से लगता है कि दुनिया की जो समझ उनके पास है वो आज के युवाओं के पास नहीं है। ये बात एक हद तक सच भी है, उन्होंने भी दुनिया ज्यादा देखी है। देखी है, इसलिए वो अपने अनुभव को एक अधिकार की तरह देखते हैं। उनकी सोच ये होती है कि जो गलतियां हमने की, जो धक्के हमने खाए, वो हमारे बच्चों को न खाने पड़े। वो नई पीढ़ी को एक तरह का शॉर्टकट देना चाहते हैं। बिल्कुल, एक सेफ रास्ता। और जब उनकी इस सलाह को अनसुना किया जाता है तो उन्हें सिर्फ ये नहीं लगता कि उनकी बात काटी गई है, तो क्या लगता है? उन्हें ये महसूस होता है कि अब उनकी कोई अहमियत नहीं रही। ये उनके लिए एक गहरी असुरक्षा या इनसिक्योरिटी का कारण बन जाता है। ये बहुत ही गहरी बात बताई आपने। उनकी असुरक्षा वाली बात से एकदम नया नजरिया मिलता है इस पूरी स्थिति को देखने का। हाँ, हम अक्सर उस पहलू को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन फिर वही सवाल उठता है कि अगर वो अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं तो नई पीढ़ी को उसे मान लेने में क्या हर्ज है? आखिर तजुर्बा तो तजुर्बा होता है ना। तजुर्बा होता है, लेकिन स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि हर नई स्थिति बिल्कुल अलग होती है। तो क्या पुराने तजुर्बे नए समय में काम नहीं आते? इसी को समझाने के लिए मैं एक बहुत ही सटीक रूपक का इस्तेमाल करना चाहूंगी। हाँ, बताइए। मान लीजिए कि किसी बहुत अनुभवी इंसान के पास एक पुराना नक्शा है। उस नक्शे का इस्तेमाल करके उसने अपनी जिंदगी के कई सफर बहुत कामयाबी से पूरे किए हैं। ठीक है, वो नक्शा उसके लिए बहुत कीमती होगा। वो नक्शा उसके लिए एक खजाना है। अब वो इंसान वही पुराना नक्शा एक युवा के हाथ में देता है जो आज के समय के एक बिल्कुल नए 6 लेन एक्सप्रेसवे पर गाड़ी चला रहा है। ओहो, मैं समझ रहा हूँ आप कहाँ जा रही हैं। अब दिक्कत यह है कि वो पुराना नक्शा गलत नहीं है, लेकिन वो आज के इस नए हाईवे पर बिल्कुल काम नहीं आएगा। क्योंकि अब रास्ते बदल गए हैं। भी पूरी तरह से बदल चुकी है। क्या बात है, ये नक्शे वाला उदाहरण वाकई आंखें खोलने वाला है। मतलब नक्शा अपनी जगह बिल्कुल सही है, बस वो जिस दुनिया का नक्शा था वो दुनिया पीछे छूट चुकी है। एग्जैक्टली। और आज के परिदृश्य में कितना सच है। अगर हम करियर विकल्पों की बात करें तो 20 साल पहले किसने सोचा था कि कंटेंट क्रिएटर, डेटा साइंटिस्ट या AI प्रॉम्प्ट इंजीनियर जैसे कोई प्रोफेशन भी होंगे? किसी ने नहीं सोचा था। उस वक्त सफलता का मतलब सिर्फ गिने चुने रास्ते थे। हाँ, सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर या सरकारी नौकरी, बस यही सफलता मानी जाती थी। बिल्कुल। दुनिया में तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक बदलाव इतनी तेज गति से हो रहे हैं कि पुराना अनुभव कई बार नए संदर्भों में पूरी तरह से अप्रासंगिक हो जाता है। ये बात हर फील्ड पर लागू होती है। उदाहरण के लिए निवेश को ही ले लीजिए। पुरानी पीढ़ी हमेशा फिक्स्ड डिपॉजिट या सोना खरीदने की सलाह देती है, क्योंकि उनके समय में वही सबसे सुरक्षित था। हाँ, लेकिन आज की पीढ़ी म्यूचुअल फंड्स, क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट की बात करती है। रिस्क लेना चाहती है आज की जनरेशन। सही कहा। जब बुजुर्ग अपनी वो सुरक्षित वाली सलाह युवाओं पर थोपने की कोशिश करते हैं तो वो मार्गदर्शन नहीं बल्कि एक रुकावट लगने लगती है। और दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। विडंबना देखिए कि अपनी अपनी जगह दोनों सही हैं। बुजुर्ग अपने अनुभव के हिसाब से और युवा आज की वास्तविकता के हिसाब से। और इसी वजह से हमारे घरों में ये जनरेशन गैप का टकराव इतना आम हो गया है। एकदम सही विश्लेषण किया आपने। और ये टकराव सिर्फ घर के डाइनिंग टेबल तक सीमित नहीं रहता। जब हम श्रोतों के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं तो हमें वो हथियार दिखाई देता है जिसका इस्तेमाल समाज सबसे ज्यादा करता है। आप उन वाक्यों की बात कर रहे हैं ना जो हमें बार बार सुनाए जाते हैं? हाँ, वो कुछ ऐसे वाक्य हैं जो बचपन से हमारे दिमाग में बैठा दिए जाते हैं, जैसे सब ऐसे ही करते हैं, यही तो सही तरीका है। और भारत का सबसे बड़ा नेशनल सवाल, लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे, ये तो मानो एक मंत्र बन गया है। सच बताऊं तो जब मैं इन वाक्यों को पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक पूरा का पूरा सिस्टम है जो इंसान को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। आपने बिल्कुल सही शब्द पकड़ा, कंट्रोल। क्या सच में समाज हमें कंट्रोल करना चाहता है? जब हम समाज के नजरिए से इसे डिकोड करते हैं तो पाते हैं कि ये वाक्य अब महज कोई सलाह नहीं रह गए हैं।
ये एक बहुत ही सूक्ष्म दबाव है जिसे हम अनुरूपता का दबाव या सटल प्रेशर टू कन्फर्म कह सकते हैं। सटल प्रेशर टू कन्फर्म, ये टर्म काफी इंटरेस्टिंग है। समाज असल में एक बहुत ही स्पष्ट और कठोर संदेश दे रहा होता है। वो संदेश क्या है? वो संदेश ये है कि तुम्हारी अपनी व्यक्तिगत पसंद या तुम्हारे सपने उतने जरूरी नहीं है जितनी जरूरी समाज की स्वीकृति है। मतलब सोशल अप्रूवल पर्सनल चॉइस से बड़ा हो जाता है। लेकिन समाज ऐसा चाहता क्यों है? किसी के अपने अलग रास्ते पे चलने से समाज को क्या तकलीफ हो सकती है? तकलीफ ये है कि समाज को बदलाव से डर लगता है। बदलाव से डर? हाँ, एक तय रास्ते पर चलने वाले लोग समाज को सुरक्षा का एहसास कराते हैं। अच्छा, एक प्रिडिक्टेबल लाइफस्टाइल। बिल्कुल। जब हर कोई एक ही टाइमलाइन फॉलो करता है कि 22 की उम्र में पढ़ाई पूरी, 25 में नौकरी, 27 में शादी और 30 तक बच्चे, तो समाज का ढांचा बहुत प्रिडिक्टेबल रहता है। सब कुछ कंट्रोल में रहता है। हाँ, जैसे ही कोई इंसान इस तय रास्ते से हटकर कुछ नया करने की कोशिश करता है, वो समाज के लिए एक अनजाना डर बन जाता है। तो समाज उसे वापस खींचने की कोशिश करता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे का डर दिखाकर समाज असल में उस इंसान को वापस उसी भीड़ का हिस्सा बनने पर मजबूर करता है। ये तो एक तरह का इनविजिबल पिंजरा हो गया, दिखाई नहीं देता पर है बहुत मजबूत। बहुत मजबूत। और स्रोत बहुत ही गहराई से इस बात का विश्लेषण करता है कि इस पिंजरे का, इस निरंतर दबाव का असली नतीजा क्या होता है। हाँ, इसका असर इंसान की मानसिकता पर क्या पड़ता है? इसका नतीजा बहुत ही दुखद होता है। क्या होता है एग्जैक्टली? सामाजिक शोर और दबाव के कारण अनगिनत लोग अपनी असली इच्छाओं, अपने सपनों और अपने सच्चे स्वरूप को पूरी तरह से दबा लेते हैं। वो अपने मन की नहीं कर पाते। वो बस एक चेकबॉक्स लाइफ जीने लगते हैं। चेकबॉक्स लाइफ मतलब वो टू डू लिस्ट की तरह। हाँ, समाज ने जो चेकबॉक्सेस बनाए हैं, डिग्री, जॉब, शादी, वो बस उन्हें टिक करने में अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं ताकि कोई उन पे सवाल न उठाए। बिल्कुल। वो अपनी खुद की आवाज को खामोश कर लेते हैं ताकि बाहर के लोग खुश रहें। मतलब शांति बनाए रखने के लिए अपनी ही जिंदगी से समझौता कर लेना, ये तो किसी भी इंसान के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाने वाली बात है। और ये सिर्फ उस एक इंसान का नुकसान नहीं है। तो किसका नुकसान है? पूरे समाज का। हाँ, जब लोग डर के मारे अपने सपने मार देते हैं तो पूरा समाज उन नई सोच, उन शानदार आविष्कारों और कला से वंचित रह जाता है जो वो इंसान दुनिया को दे सकता था। ये बात तो है, सारे बड़े आविष्कार तो लीक से हटकर सोचने वालों ने ही किए हैं। बिल्कुल। अनुरूपता या कन्फॉर्मिटी समाज को एक झूठी शांति तो दे सकती है, लेकिन ये व्यक्तिगत विकास के लिए सबसे बड़ा जहर है। झूठी शांति, बहुत सही कहा। कोई भी समाज तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वो अपने लोगों को उनकी अपनी धुन पर नाचने की आजादी न दे। ये बात सच में झकझोर देने वाली है। लेकिन यहाँ हमें थोड़ा रुककर एक बैलेंस भी खोजना होगा। हाँ, संतुलन बहुत जरूरी है। कि अगर हम इस पूरी चर्चा को इसी तरह से देखें तो ऐसा लगेगा कि समाज की हर सलाह, हर मार्गदर्शन एक तरह की साजिश है। पर क्या ये हमेशा गलत होता है? नहीं, हमेशा गलत नहीं होता। स्रोत भी इस बात से इनकार नहीं करता कि कई बार एक अच्छी सलाह वरदान साबित होती है। अगर कोई सच में किसी गड्ढे में गिरने जा रहा हो तो क्या हम सिर्फ इसलिए उसे गिरने दें कि भाई ये तो तुम्हारी पर्सनल चॉइस है? ये तो बेवकूफी होगी। वही तो, एक अच्छे मेंटर या अनुभवी मार्गदर्शक की भूमिका को तो नकारा नहीं जा सकता। आपका ये सवाल बहुत ही संतुलित है और स्रोत भी यही निष्कर्ष निकालता है कि हमें सलाह को पूरी तरह से खारिज नहीं करना है। अब तो फिर सही अप्रोच क्या होनी चाहिए? देखिए, एक स्वस्थ समाज वो नहीं है जहां कोई किसी से बात ही ना करे। आइसोलेशन तो और भी बुरा है। बिल्कुल। एक स्वस्थ समाज वो है जहां सलाह और स्वायत्ता यानी अपनी मर्जी से फैसले लेने की आजादी के बीच एक सही संतुलन हो। ये संतुलन बनेगा कैसे? मार्गदर्शन का मतलब किसी की जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में लेना नहीं होता। मार्गदर्शन एक जीपीएस की तरह होना चाहिए। जीपीएस की तरह? ये दिलचस्प है। हाँ, जीपीएस आपको रास्ता बताता है, आगे आने वाले ट्रैफिक या गड्ढों के बारे में आगाह करता है, लेकिन अंततः गाड़ी किस रास्ते पर जाएगी ये फैसला ड्राइवर का ही होता है। मैं जीपीएस वाला उदाहरण बहुत सटीक है। मतलब आप रास्ता दिखाइए पर स्टीयरिंग मत छीनिए। बिल्कुल। सलाह को एक कंसल्टेशन की तरह होना चाहिए, डिक्टेटरशिप की तरह नहीं। और स्रोत के सबसे मजबूत विचारों में से एक यही है कि जिंदगी का कोई एक वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला नहीं है। हर इंसान का सफर अलग होता है। हाँ, उसकी परिस्थितियां, उसके सपने बिल्कुल अलग होते हैं। इसलिए कभी कभी सबसे बड़ी मदद यही होती है कि इंसान को उसकी गलतियां खुद करने दी जाएं। 100%। हम अक्सर भूल जाते हैं कि गलतियां करना कोई पाप नहीं है, बल्कि तो सीखने का तरीका है। ये सीखने की प्रक्रिया का सबसे अहम हिस्सा है। जब हम किसी को गिरने से पहले ही हर बार पकड़ लेते हैं
या अपनी सलाह का सुरक्षा कवच उसे पहना देते हैं तो हम असल में उससे उसके सीखने का मौका छीन रहे होते हैं। हम उसे कमजोर बना रहे होते हैं। सही कहा। जब कोई इंसान खुद फैसला लेता है और अगर वो फैसला गलत भी साबित होता है तो उस असफलता से जो सबक सीखता है वो ताउम्र उसके साथ रहता है। वो सबक किताबों में नहीं मिलता। नहीं मिलता। असली संतुलन इसी में है कि हम मार्गदर्शन के लिए हमेशा वहां मौजूद रहें, लेकिन उस रास्ते पर चलने का फैसला और उस फैसले की पूरी जिम्मेदारी उस इंसान को खुद उठाने दें। चलिए, अब हम आज के इन स्रोतों के इस विस्तृत विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। आज हमने वाकई बहुत सी परतों को खोला है। काफी गहरी चर्चा रही है। हमने ये समझा कि हमारे भारतीय समाज में ये जो हर बात पर राय देने की संस्कृति है, वो असल में सामूहिक जुड़ाव और परवाह से ही उपजी है, जो कि एक अच्छी बात थी। हाँ, लेकिन समय के साथ और दुनिया के इतनी तेजी से बदलने के साथ ये परवाह अक्सर एक अदृश्य दबाव में बदल जाती है, जो लोगों का दम घोंटने लगती है। हमें ये भी समझ आया कि अनुभव का अपना सम्मान है, लेकिन वो अनुभव हर नई परिस्थिति का सटीक जवाब नहीं हो सकता। अंततः हर इंसान को अपनी किताब का लेखक खुद ही बनना पड़ता है। बिल्कुल, और यही इस पूरी गहन चर्चा का मुख्य सार भी है। और सबसे अहम सवाल यह है कि आज की इस चर्चा से जो हमने सीखा, उसका रोजमर्रा की जिंदगी में क्या काम, कोई भी इसे अपनी लाइफ में कैसे उतारे। ये अवेयरनेस बहुत कुछ बदल सकती है। बिल्कुल, ये समझ हमें उन अदृश्य सामाजिक दबावों को पहचानने की ताकत देती है जो अक्सर हमें अपनी ही जिंदगी में पीछे धकेल देते हैं। हम एक पैटर्न देख पाते हैं। हाँ, जब हम ये समझ जाते हैं कि सामने वाला जो सलाह दे रहा है वो उसके अपने डर, उसकी अपनी असुरक्षा या उसकी सामाजिक प्रोग्रामिंग का नतीजा है, तो हम बातों को दिल पर लेना छोड़ देते हैं। ये बहुत बड़ी रिलीफ होती है। हम बिना किसी से उलझे, बिना किसी कड़वाहट के, एक मुस्कुराहट के साथ अपनी व्यक्तिगत सीमाओं को सुरक्षित रख सकते हैं। बाउंड्री सेट करना बहुत जरूरी है। हम सम्मान के साथ सबकी बात सुन सकते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी का फैसला सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ में रख सकते हैं। सुनो सबकी, करो मन की। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज की ये चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो सवाल क्या है, मैं सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। हमने देखा कि सदियों से हमारी संस्कृति में दूसरों को सलाह देने को, उन्हें टोकने को ही परवाह और प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता रहा है। केयरिंग का तरीका। हाँ, लेकिन जैसे जैसे हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां व्यक्तिगत आजादी और मानसिक शांति सबसे ज्यादा मायने रखेंगी, तो जरा सोचिए, कैसा हो सकता है कि भविष्य में प्रेम की परिभाषा ही बदल जाए। प्रेम की परिभाषा, वो कैसे? क्या किसी को अपने फैसले खुद लेने की पूरी आजादी देना, उसके गिरकर खुद संभलने के सफर में बिना कुछ कहे चुप रहना ही परवाह जताने का सबसे नया और सबसे गहरा तरीका बन सकता है? ये तो एकदम अलग नजरिया है सोचने का। क्या हम धीरे धीरे एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहां अक्सर सबसे अच्छी सलाह यही होगी कि कोई सलाह ना दी जाए? वाकई क्या खामोशी और किसी पर पूरा भरोसा जताना ही आने वाले कल का सबसे बड़ा मार्गदर्शन होगा? ये एक ऐसा विचार है जो लंबे समय तक हम सबके दिमाग में गूंजता रहेगा। बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लगता है। आज के स्रोतों की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। सीखते रहिए, अपने फैसले खुद लेते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगली चर्चा में फिर मिलेंगे।